आज हम प्रारंभ करते हैं गद्य खंड के अंदर दो बैलों की कथा। यह मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी है। कक्षा 9 के अंदर यह गद्य खंड के अंदर प्रथम पाठ है। हमने पूर्व क्लास के अंदर मुंशी प्रेमचंद का परिचय और पाठ परिचय पढ़ लिया था। आज हम इस क्लास में दो बैलों की कथा पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी जो विद्यार्थी है वो पुस्तक को अपने पास में रखेंगे और जैसा इसमें भाव या जो व्याख्या बताई जाती है उसको हमें ध्यान में रखना है और उसी के आधार पर हम इसके अर्थगण जो प्रश्न है वो कर सकेंगे। उससे पूर्व में मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, उनको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अंदर जो मूल रूप से शैली का प्रयोग हुआ है वह वर्णात्मक और व्यंग्यात्मक इन दो शैलियों का महत्वपूर्ण प्रयोग हुआ है। या मूल रूप से व्यंग्यात्मक और वर्णात्मक, उसके साथ साथ में भावात्मक शैली भी है। तो तीन प्रकार की शैलियों का प्रयोग इसके अंदर हुआ है। भाषा मुहावरेदार है, कहावतें हैं, उर्दू फारसी अरबी के शब्द भी मिलेंगे, हमें तत्सम तद्भव शब्द भी मिलेंगे। तो शब्दों का मिश्रण भी इसके अंदर हमको दिखाई देता है। तो चलिए आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। जो दो बैल हीरा और मोती को लेकर, दो बैल मतलब दो हीरा और मोती दोनों बैलों के नाम हैं। ये बैल सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक है। एक और मैं बताना चाह रहा था, इसमें प्रतीकात्मक शैली है। ये पूरी जो कहानी है अगर आप समझोगे तो प्रतीकात्मक शैली, ठीक है। प्रतीकात्मक शैली के अंदर बताया है, इन दो बैलों को भारतीयों का प्रतीक बताया है कि सीधे साधे भारतीयों का प्रतीक है। प्रेमचंद ने इनके द्वारा परतंत्र भारतीयों की जो दुर्दशा का चित्रण किया है। कहानी जरूर बैलों को लेकर है लेकिन इसमें जो प्रतीक अर्थ निकलता है वह दूसरा, उसको ही हमको समझना है। तो चलिए आज प्रारंभ करते हैं। देखिए, लेखक का मानना है कि जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। बुद्धिहीन का अर्थ है मूर्ख। जब हम कभी किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति को या मनुष्य को पहले दर्जे का मूर्ख मानते, बेवकूफ़ कहते हैं तो उसे हम गधा कहते हैं। जैसे कि वाक्य में प्रयोग आता है कि भाई सुरेश गधा है, रामू गधा है। तो यहाँ गधा पशु न होकर क्या है, मूर्खता का परिचायक होता है। इस प्रकार से गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद का अर्थ है सुरक्षित। सहिष्णुता का अर्थ है उदारता। या उसकी निरापद सुरक्षित सहिष्णुता ने उसके यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। मतलब लेखक को भी यहाँ पता नहीं है। लेखक भी एक केवल अंदाज़ा लगाता है कि गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन का लक्षण है, यह कहा नहीं जा सकता। आगे लेखक बता रहा है कि गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास का अर्थ होता है अचानक ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। मतलब ब्याई हुई गाय के पास में हम जाते हैं तो वह सीधी मारने दौड़ती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। देखिए ये इस प्रकार का चिन्ह दिए, हम चिन्हों को भी साथ में कुछ आपको मैं बताता जाऊंगा। यहाँ अर्ध विराम है, एक पॉइंट है और बीच में अल्प विराम का चिन्ह है, इसको अर्ध विराम कहते हैं। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, ये अल्प विराम होता है। ठीक है,
अंग्रेजी में इसको कॉमा कहते हैं, अल्प विराम। न देखा, जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी दिखाई नहीं देगी। लेखक बताता है कि कुत्ते को भी कभी कभी क्रोध आ जाता है, लेकिन जो गधा है उसे कभी क्रोध आते नहीं। तो मैंने तो कभी देखा है ना कभी हमने सुना है। उस गरीब को चाहे जितना भी मारो, मार भी सहन कर लेता है, चाहे जैसी भी खराब सड़ी हुई घास चारा डाल दो खा लेता है, और असंतोष अधैर्य बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। वैशाख में चाहे एक आध बार कुल्लेल कर लेता हो, वैशाख एक देसी महीना है, वैशाख में चाहे एक बार कुल्लेल नहीं क्रीड़ा कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। मतलब हमेशा उदास रहता है, शांत रहता है। जैसा कि मैंने बताया प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग है, तो यहाँ भारतीयों के लिए सीधे साधे जो भारतीय है उनके प्रतीक के रूप में गधे का यहाँ प्रयोग किया गया है, या बैल का प्रयोग किया गया है। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। उसके चेहरे पर हमेशा एक विषाद, विषाद का मतलब है दुख, हमेशा छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ये सुख दुख हानि लाभ द्वंद्व समास के उदाहरण हैं, ये द्वंद्व समास को दर्शाते हैं। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें प्रकाष्ठा को पहुंच गए हैं। प्रकाष्ठा यानी चरम सीमा पर, वे सभी उसमें प्रकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें प्रकाष्ठा चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। मतलब सीधे साधे जो व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं वे सब उसके अंदर है, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है, मूर्ख कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। लेखक बताते हैं कि मैंने सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा है जितना यहाँ पर हो रहा है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, अब लेखक ने यहाँ उदाहरण दिया है भारतीयों पर। देखिए मूल बात आ रही है कि भारतवासियों के अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, क्यों अमेरिका में उसे घुसने नहीं दिया जाता। ये देखिए उस समय की बात बताइए, अभी की स्थितियाँ क्या है वो अलग है, लेकिन जब ये कहानी लिखी गई थी या इस कहानी का रूपांतरण किया गया था उस समय की बात बताई जा रही है। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं। कुछ समय यानी बुरा समय, बुरे समय के लिए जी तोड़ काम करते हैं। जी तोड़ ये मुहावरा है, ठीक है ना, जी तोड़ काम करना यहाँ एक हमारे लिए, हमारे सामने एक मुहावरा है, ठीक है ना। जी तोड़ काम करते हैं यानी दिल लगाकर काम करना। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं फिर भी बदनाम है। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। मतलब उनके जो सीधापन है, अच्छाई बुराई क्या होती है, उनको भी वहाँ सब रूप में स्वीकार कर लेते हैं, उनका सामना नहीं करते हैं, एकदम सीधापन दर्शाते हैं। तो कहा जाता है कि ये जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं, क्योंकि जीवन जीने का जो ढंग होता है वह इस प्रकार नहीं होता है। इसलिए अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। आगे लेखक बताते हैं कि किस तरह से जो भारतीय हैं वहाँ पीछे रह गए, किसके कारण। उनकी जो शैली थी, जीवन जीने की जो शैली है, उसको देखकर यहाँ बताया है कि सीधेपन और सहनशीलता के कारण भारतीयों को भी अफ्रीका अमेरिका में अपमान सहना पड़ा था। मतलब सीधा ज़्यादा रहना और मुश्किलों का भी कोई सामना न करना और जवाब कुछ न देना गलत सही का भी, तो ये ठीक नहीं है। आगे की पंक्तियों में देखिए, लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है
जो उससे भी कम ही गधा है वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिया के ताऊ कहते हैं बैल को। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। बैल की अलग अलग किस्म है, गधे से थोड़ी अलग विशेषता है उसकी। बैल को एक सीधा सरल जानवर जरूर बताया गया है, लेकिन उसमें गधे से, कुत्ते से और जो अन्य जानवर ऊपर दिए हैं गाय, उनसे थोड़ी अलग विशेषता जान पड़ती है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। गधे की तरह नहीं है कि असंतोष बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। मतलब पहले दर्जे में बेवकूफ़ कहेंगे तो बेवकूफ़ों में गधे की जो श्रेणी है वो ऊपर है, फिर हम गाय कुत्ते को ले सकते हैं और उसके बाद में बैल का नंबर आता है। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा है वह एक पाठ भूमिका के रूप में है, और जो मूल कहानी हमारी जो है वो अब यहाँ से प्रारंभ हो रही है कि किस तरह से इसमें भावनात्मक वर्णन है, किस प्रकार से उसमें व्यंग्यात्मक है और किस प्रकार से वर्णात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। तो हमारी मूल कहानी है, देखिए हम इसको एक पैराग्राफ को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये हमारे सामने है। झूरी काछी, ये कहानी का पहला पात्र हमारे लिए। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दो बैलों की कथा है कहानी का शीर्षक। तो ये हीरा और मोती दो बैल है। दोनों पछाई जाति के थे, दिखने में सुंदर, काम में चौकस, और पालतू पशुओं की एक नस्ल होती है जिसे वो पछाई जाति कहते हैं, ठीक है ना। पालतू पशुओं की एक नस्ल का नाम है। दिखने में सुंदर थे, काम में चौकस, डील में ऊंचे, शरीर में। बहुत दिनों साथ साथ रहते, दोनों में भाईचारा हो गया था। क्योंकि देखिए पशुओं में भी भावनात्मक संबंध होता है, वो यहाँ इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। मनुष्य में ही नहीं होता है संवेदनशीलता, भावनात्मकता, पशुओं में भी होती है। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। मुख भाषा, मुख का मतलब गूंगा होता है, मतलब जो पशुओं की भाषा होती है वहाँ। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था वह हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम मनुष्य पशु पक्षियों की भाषाओं को, उनके हाव भाव को नहीं जानते हैं, उनके शब्दों को नहीं जानते, वो क्या किस शैली में बोलते हैं वे हमें जानकारी नहीं है। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते, जो पशुओं की एक शैली होती है। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते, मतलब ये प्रेम प्रकट करने का एक उनका क्या, आत्मीयता प्रकट करने का एक भाव था। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, प्रेम के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही धोल धप्पा होने लगता है। दोनों में स्नेहपूर्वक एक दूसरे से लिपट जाना। धोल धप्पा का अर्थ है स्नेह से एक दूसरे पर, एक दूसरे के निकट आ जाना। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। मतलब दोनों में इतनी घनिष्ठता थी कि दोनों एक दूसरे के निकट आ जाते थे और अपना प्रेम प्रकट करते थे। अगर अलग अलग रहते हैं तो उनकी दोस्ती जो होती है वहाँ हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। मतलब एक बैल सोचता था, हीरा सोचता था कि मेरे ऊपर ज़्यादा बोझ आए, और मोती सोचता था कि मेरे ऊपर ज़्यादा बोझ आए। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे, अपना स्नेह प्रकट करते थे। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते और उसके बाद में धीरे धीरे फिर उनका जो स्नेह होता था, प्रेम होता था, वो धीरे धीरे और भी आगे प्रकट होता था। साथ में नांद में मुंह डालते और साथ में ही बैठते थे
एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। खली भूसा है वहाँ खुद खाते थे, उसके मुंह डालना और एक साथ में बैठना खाना, मुंह हटा लेना और दूसरे का भी हटा लेना, ये साथ में ही उनके चलता था। एक खाता था तो दूसरा भी खाता था और एक हटा लेता था तो दूसरा भी हटा लेता था। यहाँ तक हम कहानी को पढ़ रहे हैं। तो अभी तक जो हमने बातें पढ़ी है वो मैं एक बार वापस से को रिपीट कर लेता हूँ, ठीक है। बैल एक सीधा सरल जानवर है, यह हम पढ़ रहे हैं अभी। इससे पूर्व में हमने जो बात पढ़ी है, देखिए बिंदुओं वाइज पढ़ेंगे तो थोड़ा जो पाठ है वो ठीक तरह से हमें समझ में भी आता है और उसके कुछ प्रश्न होते हैं तो वो हम आराम से कर भी सकते हैं, ठीक है। गधे को एक सीधा सरल जानवर बताया गया है। गधे, कुत्ते और अन्य जानवरों को भारतीय सीधे साधे भारतीयों का प्रतीक बताया गया है। उसके बाद में बैल को एक सादा सरल माना गया है, सीधापन और सहनशीलता का लक्षण के रूप में बताया गया है। फिर हीरा और मोती अच्छे दोस्त थे, उसका हम यहाँ उदाहरण अभी तक हमने पढ़ लिया है कि किस प्रकार उनमें दोस्ती थी। तो यहाँ तक हम पढ़ेंगे। इसके बाद में अगली क्लास के अंदर संयोग की बात, यहाँ से हम आगे और भी इस पाठ को पढ़ेंगे। तो इसमें जितने भी हमारे अभी तक कुछ अगर प्रश्न आ जाते हैं तो वे हम अभी पीछे देख लेते हैं एक बार। देखिए, वो आपको करने के लिए दे देंगे। एक तो ये शब्दार्थ आपको करने हैं गृह कार्य के अंदर, जितने भी हैं पूरे करने हैं। पीछे भी दिए हुए हैं शब्द संपदा में, स्पष्ट पलटोगे तो पीछे भी है, ठीक है। ये एक आपका गृह कार्य है। अब यहाँ हम एक बार प्रश्नों को देख लेते हैं, अगर नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, आपको करने के लिए नहीं देंगे, लेकिन एक काम आपके लिए आ गया है शब्दार्थ का। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी, ये नहीं आया है, अभी हमने पढ़ा नहीं है। छोटी बच्ची, यह भी नहीं पढ़ा है। कहानी के बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। अब ये मिलता जुलता इसके अंदर भाव तो जरूर आ गया है, लेकिन अभी तक जो मूल बात है वह नहीं आई है। जैसे कि सीधापन संसार के लिए कष्टदायक होता है, एक ये नीति विषयक बात आई है हमारे सामने। मनुष्य को सज्जनता न छोड़ते हुए अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। तो एक दो बातें हमारे सामने अभी आ रही है, लेकिन मूल अभी बात पूरी नहीं आई है। तो इसमें देखिए, अभी आपके प्रश्नों को अभी एक भी नहीं करना है, अभी आपको केवल और केवल शब्दार्थ गृह कार्य के अंदर करने हैं। अगले वीडियो के अंदर, अगली क्लास के अंदर हम वापस से इसी पाठ को आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस पाठ को एक बार, जब तक जितना पढ़ाया है उतना एक बार वापस पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।